नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास विषय का पाठ नंबर 7 उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। यदि आप कोई भी गाइड उठाते हैं या बुक तो आपको बहुत भारी भरकम प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, परंतु हमने गागर में सागर भरने जैसा काम किया है। बहुत आसान भाषा में और सारी बात बहुत ही छोटे उत्तर में देने की कोशिश की है। साथ में आपको इतने अच्छे ढंग से समझाया गया है कि आप फटाफट से याद भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अर्थ और साम्राज्यवाद के प्रसार में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक रही। इस पूरे लेसन को समझने के लिए दो कंसेप्ट आपको समझने बहुत जरूरी हैं कि साम्राज्यवाद क्या होता है और उपनिवेशवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद क्या है? जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर या पिछड़े देश पर अधिकार कर लेता है, उसका राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषण करता है। और शक्तिशाली देश की इस इच्छा को कि मैं किसी पिछड़े हुए देश पर अधिकार कर लूं, उसका राजनीतिक तौर से भी शोषण करूं और आर्थिक तौर से भी, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। और उपनिवेशवाद क्या है कि एक शक्तिशाली देश ही किसी निर्बल देश पर अपने अधीन कर लेता है और उसका आर्थिक लाभ उठाता है। इस बात की प्रवृत्ति को उपनिवेशवाद कहते हैं। कहने का भाव अर्थ है, साम्राज्यवाद जो है वो मुख्यतः राजनीतिक और आर्थिक दोनों से जुड़ा है, जबकि उपनिवेशवाद मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो देश शक्तिशाली है, जिसने कब्जा किया है, वो साम्राज्यवादी शक्ति कहलाएगा। और जो यहाँ पर गुलाम हो गया, उसे बार बार हम उपनिवेश बुलाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि लगभग 75 साल पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेज क्या थे? साम्राज्यवादी शक्ति थे। और भारत क्या था? भारत उपनिवेश था। किसका? इंग्लैंड का। तो उपनिवेश मतलब जो गुलाम है, और साम्राज्यवादी शक्ति जिसने गुलाम बनाया है। ठीक। साथ में ही हम उसकी परिस्थितियां कि कोई जो साम्राज्य देश है वो साम्राज्यवादी कब बनता है, यह क्यों बना। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति आने की वजह से, यातायात और संचार के साधनों का विकास होने की वजह से, ईसाई धर्म के प्रचारक जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश कर रहे थे, और या फिर ये एक अपने मन का भ्रम यूरोप के इंग्लैंड के लोगों के या वहाँ की सरकारों के मन का भ्रम कि हम तो सभ्य हैं और बाकी सब जो देश हैं वो असभ्य हैं, हम उन्हें चलिए सभ्य बनाते हैं, उन्हें शहरी बनाते हैं। तो ये चार जो मेन परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से साम्राज्यवाद का यानी कि उस भावना का प्रसार होता है, जिसमें एक व्यक्ति या एक देश जो है वो चाहता है कि मैं दूसरे देश को अपना गुलाम बना लूँ। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के संदर्भ में आप ये बताइए कि इंग्लैंड व फ्रांस के उपनिवेश का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर भारत में, वैसे तो इंग्लैंड ने देखो बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया है, हम बात करेंगे भारत के रूप में कैसे किया। पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड की। सबसे पहले इंग्लैंड ने भारत में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए फ्रांस, क्योंकि फ्रांस भी आया हुआ था तब, उसके साथ 3 कर्नाटक में युद्ध लड़े और अंतिम विजय अंग्रेजों की हुई। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अर्थ क्या होता है? कर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। 1799 में टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर अधिकार कर लिया। 1818 में मराठा शक्ति का प्रसार कर दिया और 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया।
और 1856 ईस्वी में तो लॉर्ड डलहौजी ने लगभग सारे भारत पर ही अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से इंग्लैंड का क्या था, प्रसार होता जा रहा है, इंग्लैंड की साम्राज्यवादी शक्ति का प्रसार होता जा रहा है और हम उसके उपनिवेश बनते जा रहे थे। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस ने भारत में 1774 में पौंडीचेरी के स्थान पर अब सबसे पहले अपनी बस्ती स्थापित की और पौंडीचेरी को ही अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद चंद्रगिरी को फ्रांसीसियों ने बस्ती बनाया। फ्रांसीसी कंपनी ने 1721 में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया और 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही नाम के स्थान पर अधिकार कर लिया। 1739 में कालीकट में भी फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की, परंतु बहुत आगे तक अंग्रेजों ने उन्हें बढ़ने ही नहीं दिया, उससे पहले ही हराकर भेज दिया या यहीं तक सीमित कर दिया। तो हो गया ना आसान प्यारे बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विकास में किन किन देशों ने भाग लिया? अफ्रीका की स्थिति बहुत दयनीय थी। लोगों ने यूरोप के देशों ने बांट लिया था इसे टुकड़ों में कि ये तेरा टुकड़ा, ये मेरा टुकड़ा, ये तेरा टुकड़ा, ये उसका टुकड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले बेल्जियम ने सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय, जो बेल्जियम का सम्राट था, उसने 1878 में हेनरी स्टेनले की मदद से कांगो प्रदेश पर अधिकार कर लिया। फिर अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो अफ्रीका के बंटवारे में इंग्लैंड सबसे बड़ा भाग प्राप्त करता है। इंग्लैंड ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप, नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट प्राप्त किए। फ्रांस की बात करें तो उसने अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सेनेगल, मोरक्को पर अधिकार किया। यदि हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल ने कांगो के निकट दक्षिण में अंगोला की बस्ती स्थापित कर ली। और जर्मनी की बात करें तो 1883 में जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्रदेश प्राप्त करके अपना उपनिवेश बना लिया, जिसे जर्मन दक्षिण अफ्रीका भी कहा जाता था। देखिए इतना बड़ा प्रश्न था इसका आंसर, परंतु हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, क्योंकि देखिए इतने मार्क्स का तो ये आएगा भी नहीं कि जितना इतना लेंथी लिखा जाए कि बाकी सब कुछ भूल जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। साम्राज्यवाद में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों पर सकारात्मक और विनाशकारी प्रभाव। सकारात्मक मतलब अच्छे और विनाशकारी मतलब बुरे प्रभाव क्या पड़े? तो साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा लागू की, जिसके कारण दूसरे देशों में भी, जैसे भारत में भी लगा लीजिए, राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा है औपनिवेशिक देशों में यानी कि गुलाम देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, क्योंकि औपनिवेशिक देशों में उद्योग लगाए गए थे, लोगों को अब रोजगार के अवसर मिलते हैं और व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात के साधनों का भी विकास होता है। फिर हम बात करेंगे विनाशकारी प्रभाव की। साम्राज्यवादी शक्ति देशों में अपने अधीन मतलब जिस देश को गुलाम बनाया उसका भरपूर आर्थिक शोषण किया, मतलब जिस देश में भी घुस जाते थे उसका सारा पैसा लूट के ले जाते थे। फिर उसके बाद औपनिवेशिक देशों के उद्योग धंधे नष्ट कर दिए, सभी लोग फिर मजदूर बन के रह गए, उपनिवेशों के किसान भी निर्धन हो गए और समाजवादी देशों के जो ईसाई प्रचारक थे उन्होंने बलपूर्वक उपनिवेश के लोगों यानी कि गुलाम देश के लोगों को अपना ईसाई बनाना आरंभ कर दिया और साम्राज्यवादी देश के लोग उपनिवेशों के लोगों को अपने निमन समझकर मतलब उन्हें अपने से निमन समझते थे और फिर उन्हें समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, यानी कि ये सब जो थे ये बुरे प्रभाव थे। नेक्स्ट है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट करें। ये बिल्कुल जो हमने ऊपर किया है वैसा ही है कि कोई शक्तिशाली देश कमज़ोर और पिछड़े देश पर अधिकार कर लेता है, राजनीतिक आर्थिक रूप से शोषण करता है, तो शक्तिशाली देश की इस इच्छा को साम्राज्यवाद कहते हैं और इसका स्वरूप मुख्य रूप से राजनीतिक होता है। परंतु किसी शक्तिशाली देश के द्वारा जब किसी निर्बल देश को अपने अधीन कर लेते हैं और उसका आर्थिक लाभ उठाते हैं उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है और इसका स्वरूप आर्थिक होता है। आगे है साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के कौन कौन से तरीके अपनाए। सबसे पहले तो वहाँ जो उपनिवेश यानी कि गुलाम देश के निजी और हस्तशिल्प उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिए, किसानों का शोषण किया, जातीय भेदभाव फैलाया, पश्चिमी शिक्षा भी लगाई, ये भी उनके शोषण का एक तरीका था। युद्ध में उपनिवेश के लोगों को जबरदस्ती शामिल किया और
लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि और किसानों पर उपनिवेशवादी व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम रहे। सबसे पहले तो देखिए, जब अंग्रेज भारत आए, हमने पहले भी पढ़ा है कि दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि कर प्राप्त करने का अधिकार ले लिया। अब लोगों को ऊपर, किसानों के ऊपर बहुत भारी भरकम लगान लगा दिए गए और लोगों की स्थिति जो थी वो दयनीय हो गई। भूमि के स्वामी किसान, जमींदारों और शाहूकारों के कर्ज जाल में फंसते चले गए और अपनी भूमि से नियंत्रण खो बैठे। कर इकट्ठा करने के नियम इतने कठोर थे कि किसानों को अपनी ज़मीन गिरवी रख के या बेचकर जो था कर का भुगतान करना पड़ता था। अंग्रेज जो थे वो अपने देशों से जो माल उद्योगों में बनाकर लाते थे, उसके कारण भारत में जो स्थानीय उद्योग धंधे थे वो सब चौपट हो गए, नष्ट हो गए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भारतीय गांवों की आत्मनिर्भरता थी, जो हम भारतीय गांवों को गणराज्य कह सकते थे, वो सब नष्ट हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय धन और संपदा का निष्कासन से आप क्या समझते हैं। हम इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही आपको एक टर्म सिखाएंगे कि संपदा का निष्कासन क्या है। कि अपने देश से या एक देश से जब उसका धन बलपूर्वक वहाँ से ले जाकर दूसरे देश में दिया जाता है या चला जाता है, तो उसे धन का निष्कासन कहते हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब क्या था, भारत का बहुत सारा धन जो था वो इंग्लैंड चला जाता था। तो कैसे चला जाता था वो आंसर में पढ़ेंगे, लेकिन धन का, एक देश के धन का दूसरे देश में चले जाना ही धन का निष्कासन कहलाता है। धन और संपदा के निष्कासन से अभिप्राय है एक देश का धन या संपत्ति दूसरे देश में चले जाना। इससे धन ले जाने वाला देश तो अमीर हो जाता है क्योंकि उसे धन प्राप्त हुआ, और जिस देश से धन गया वो कंगाल हो जाता है। अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करके भारत से प्राप्त धन को ब्रिटेन पर खर्च किया, यानी कि ब्रिटेन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई और भारत से सारा धन जा रहा है, इसलिए भारत की स्थिति खराब हो रही है। भारतीय कोष से अंग्रेज अधिकारियों के वेतन दिए जाते थे, पेंशन, जो कि बहुत बड़ी संख्या में थे। इस वजह से भारत का सारा धन वहाँ जा रहा था। इवन के जो सेना थी, चाहे वो विदेशी थी चाहे वो भारतीय थी, वो धन भी जो है भारत से ही जाता था। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के उद्योगपति भी लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत में अपना धन निवेश कर रहे थे और अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे। उस रूप में भी अब देखिए, हमारे देश में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं, उसमें अंग्रेज निवेश करते थे और जो मुनाफा होता था वो कहाँ जाता था, इंग्लैंड में, यानी कि भारत को उसका कोई लाभ नहीं मिलता था। इस प्रकार भारत का सारा धन इंग्लैंड जाता रहा। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, मात्र निर्धन देश बनकर रह गया। इसे ही कहते हैं हम धन का निष्कासन। तो प्यारे बच्चों, ये 2 चैप्टर जो हमने एक कल करवाया था आपको छठा और एक आज करवा रहे हैं 7वां, ये दोनों आपको नवंबर के सेट एग्ज़ाम में, इनकी जो नवंबर के एंड में होगा या दिसंबर के शुरू में होगा, वो आपने कर लेने हैं। इनमें से ही पेपर आएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।